हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस सेकंड प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस सेकंड प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और इस सेकंड प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7 है, 7 के बाद में 14, 14 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 56 है, 56 के बाद में 112 और 112 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 कैसे बनेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 7 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 7 का दोगुना होता है 14। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे 14 से कितना बन रहा है 28 है, तो 14 से 28 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 14 का दोगुना होता है 28। इसी प्रकार से आगे देखिए 28 से कितना बन रहा है 56 है, तो 28 से 56 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 28 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 28 का दोगुना होता है 56। फिर इसी प्रकार से 56 से आगे देखिए 56 से कितना बन रहा है 112, तो 56 से 112 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 56 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 56 का दोगुना होता है 112। इसी प्रकार से अब आगे देखिए आपसे पूछा गया है कि 112 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहां पर पता लगाना है कि यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए सभी का क्या हुआ है, दोगुना हुआ है। तो हम 112 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 112 का भी कर देंगे दोगुना। तो यहां पर ध्यान से देखिए 112 का हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 112 का दोगुना कितना होता है, तो मेरे भाई 112 का दोगुना होता है 224, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 224। अब हमें देखना है कि 224 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 224 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के सीरीज वाले प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 1065 है, 1065 के बाद में दिया गया है 850 है, 850 के बाद में दिया गया है 726 है, 726 के बाद में दिया गया है 663 है, 663 के बाद में दिया गया है 637 है और 637 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए यहाँ पर 1065 से यहाँ पर 850 बन जाएगा कैसे। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, यदि हम 1065 में से क्या कर दें 215 को कम कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा 850। फिर देखिए 850 से कितना बन रहा है 726 है, तो 850 से 726 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम क्या करें 850 में से 124 को कम कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 726 है। फिर देखिए 726 से कितना बन रहा है 663 है, तो 726 से 663 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 726 में से क्या कर दें -63 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 663 है। फिर देखिए 663 से कितना बन रहा है 637 है, तो 663 से 637 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 663 में से क्या कर दें -26 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 637 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 637 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है -215, उसके बाद में हुआ है -124 है, उसके बाद में हुआ है -63 है, उसके बाद में हुआ है -26 है। यानी कि सभी संख्याओं में से कुछ न कुछ क्या हुआ है माइनस हुआ है। तो इतना हमें भी पता है कि 26 के बाद में भी क्या होगा माइनस होगा, लेकिन कितना माइनस होगा तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो नीचे ये वाली संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए कि ये क्या है। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये 215 है, ये क्या है। तो मेरे भाई 215 क्या है, ये है 6 का क्यूब -1 यानी कि 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 215। फिर देखिए 215 के बाद में क्या है 124 है, 124 क्या है। तो मेरे भाई 124 है 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 को कम कर देंगे तो बच जाएगा 124 है। फिर देखिए 124 के बाद में क्या है 63 है, 63 क्या है। तो मेरे भाई 63 है 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 को कम कर देंगे तो बच जाएगा 63 है। फिर देखिए 63 के बाद में क्या है 26 है, 26 क्या है। तो मेरे भाई 26 है 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 26। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 26 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 26 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाली संख्या है इन सभी संख्याओं को देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। कैसे, 6 का क्यूब -1 है, उसके बाद में 5 का क्यूब -1 है, उसके बाद में 4 का क्यूब -1 है, उसके बाद में 3 का क्यूब -1 है। अब 3 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब और इसमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 2 का क्यूब होता है 8 है, 8 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 7 है। यानी कि यहाँ पर 26 के बाद में संख्या माइनस होगी 7 है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न चिन्ह
की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे? यदि हम 637 में से क्या कर दें, इस 7 को घटा देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 637 में से 7 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 637 में से हम 7 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 630, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 630। अब हमें देखना है कि 630 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 630 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न अब आगे आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 110 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहां पर 110 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए 11 से यहां पर 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 11 का किया गया है स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 से 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 121 में से माइनस किया गया है इसी 11 को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 121 में से माइनस 11 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 110। और ध्यान से देखिए 110 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 12 के अंदर और इस 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 12 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इस 144 में से हम क्या कर देंगे, इसी 12 को माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 144 में से 12 को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 132, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 132। अब हमें देखना है कि संख्या 132 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 132 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स साइंस करंट अफेयर्स और रीजनिंग के साथ में मेरे भाई हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। इस टाइप से ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन
आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई संबंध या रिलेशन है क्या। यदि आपको संबंध या रिलेशन पता चल जाएगा तो समझना आप वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, हमारे सामने 3 शब्द हैं। पहला शब्द है कीट, दूसरा शब्द है मक्खी और तीसरा शब्द है कुत्ता। इन तीनों शब्दों से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कीट और मक्खी के बीच में। तो क्या कीट और मक्खी के बीच में कोई रिलेशन है, तो आंसर है कीट और मक्खी के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो मक्खी होती है ये किसके श्रेणी में आती है, तो मक्खी आती है मेरे भाई कीट की श्रेणी में। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे मक्खी और कुत्ता के बीच में। तो क्या मक्खी और कुत्ता इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, मक्खी और कुत्ता के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कीट और कुत्ता के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कीट और कुत्ता इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, कीट और कुत्ता के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए, कीट के लिए। तो यहां पर देखिए ये आरेख हो जाएगा किसके लिए, कीट के लिए। फिर उसके बाद में क्या है, मक्खी। तो मेरे भाई मक्खी किसकी श्रेणी में आती है, तो मक्खी आती है कीट की श्रेणी में। तो मक्खी आ जाएगी किसके अंदर, कीट के अंदर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे किसका, मक्खी का, किसके अंदर, कीट के आरेख के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा शब्द है कुत्ता। तो क्या कुत्ता का रिलेशन कीट और मक्खी के साथ में है, तो नहीं सर, कुत्ता का रिलेशन ना ही तो मक्खी के साथ में है और ना ही कीट के साथ में है। तो इन दोनों से अलग हो जाएगा क्या, कुत्ते का आरेख है। तो मेरे भाई तीसरा आरेख हम बना देंगे कुत्ते का, यानी कि आपका मक्खी, कुत्ता और कीट इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि 5वां प्रश्न भी आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हाथी, भेड़िया और जानवर का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये 3 शब्द दिए गए हैं इन तीनों शब्दों के बीच में हम देखेंगे रिलेशन और उसके बाद में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा तो वो देखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे हाथी और भेड़िया के बीच में। तो क्या इन दोनों के बीच में
कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, हाथी और भेड़िया इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि हाथी एक अलग जानवर होता है और भेड़िया एक अलग जानवर होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, भेड़िया और जानवर के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या भेड़िया और जानवर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, भेड़िया और जानवर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो भेड़िया है ये एक प्रकार का क्या होता है, जानवर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हाथी और यहाँ पर बच गया जानवर है। तो अब हम रिलेशन देखेंगे हाथी और जानवर के बीच में। तो क्या हाथी और जानवर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, हाथी और जानवर इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो हाथी है ये भी मेरे भाई एक प्रकार का क्या है, जानवर है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द कौन सा है, जानवर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, जानवर के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, हाथी के लिए। हाथी क्या है, हाथी मेरे भाई एक प्रकार का जानवर है। तो हाथी का आरेख आ जाएगा किसके अंदर है, जानवर के आरेख के अंदर है। तो यहां पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, हाथी के लिए। उसके बाद में क्या बच गया, भेड़िया। तो भेड़िया का रिलेशन है हाथी और जानवर इन दोनों के साथ में है। तो हाँ सर, जो भेड़िया है इसका रिलेशन जानवर के साथ में तो है लेकिन हाथी के साथ में नहीं है। तो भेड़िया का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर है, जानवर के आरेख के अंदर है। तो यहां पर देखिए भेड़िया का आरेख बन जाएगा यहां पर है। और मेरे भाई देखिए ये तो हो गया कौन है, जानवर है। ठीक है, ये कौन हो गया, हाथी। और ये कौन सा हो गया, भेड़िया। दोनों क्या है, अलग अलग हैं और हैं किसके अंदर, जानवर के अंदर है। तो आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। यानी कि मेरे भाई आपका वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है गुर्दा में और ऑप्शन डी है फेफड़े में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत ग्रंथि में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से थॉम्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है हॉकी से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से और ऑप्शन डी है टेनिस से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि थॉम्स कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कथक है ये उत्तर प्रदेश राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी है असम है, ऑप्शन सी है केरल है और ऑप्शन डी है कर्नाटक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मेरे भाई जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं ये भी पाए जाते हैं कहां पर है? असम राज्य के अंदर है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन है और ऑप्शन डी है न्यूट्रिनो। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम का, ऑप्शन बी है यूरेनियम का, ऑप्शन सी है थोरियम का और ऑप्शन डी है
शीशा का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम तत्व का उपयोग किया जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे तेज गति से चलने वाली भारतीय रेल कौन सी है। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सबसे तेज गति से चलने वाली भारतीय रेल कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेल है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को और ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार की दर्पणों का उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो उत्तल दर्पण होते हैं इन उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। या फिर मेरे भाई हम इसको बोल सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है डेसिबल और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के लगभग
5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और यदि आपको इन 5000 प्लस क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर देना। कुछ ही क्षण के बाद में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।